मीन राशि के जातक जिनका की राशि स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति के समान ज्ञानी, विशाल, पूरे संसार को अपना कुटुंब मानने वाले, वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग, बहुत धीर गंभीर, सबका हित चाहने वाले और सबका हित करने वाले। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति उनकी राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं। लग्न मतलब हमारा शरीर है। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जुलाई का महीना मीन राशि के जातकों के लिए। आपका वीडियो इस बार पोस्ट करने में थोड़ी देरी हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि जो भी आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए अगर आप फ़ोन करने के बजाय मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मेरे लिए भी इजी होगा, आपके लिए भी, क्योंकि उतने सारे फ़ोन्स को रिसीव कर पाना मेरी टीम के लिए संभव नहीं होता है। तो आप भी निराश होते हैं, हमें भी दुख होता है। करें शुरू प्रथम भाव से। तो शनि रेवती में है, पहले घर में 9 अक्टूबर तक रहेंगे। काफी लंबे समय तक शनि मीन में है। सबसे पहली बात तो यह है कि कुंभ, मीन और मेष, इन तीनों पर ही साढ़े सती का असर है। आप उसके मध्य काल में हैं। जब तक साढ़े सती रहेगी तब तक शनि का असर तो रहेगा। अगर मैं साढ़े सती की बात करूं तो साढ़े सती में मैंने बहुत सारे लोगों को जमीन से आसमान भी पहुंचते हुए देखा है। साढ़े सती हमेशा बुरी ही नहीं होती है, ठीक है। शनि से लोग डरते हैं। शनि कर्म फल दाता है, वो अपने पास से कुछ देते नहीं है। जो कुछ हमारा है, जो हम रख कर के आए, वही हमें शनि की साढ़े सती में प्राप्त होता है। इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि शनि की साढ़े सती चल रही है तो हमारे साथ बुरा ही होगा। नहीं, देखिए, साढ़े सती के जो 3 फेज हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, उसके सेकेंड फेज में हैं आप और फर्स्ट फेज निकाल चुके हैं और तीसरा फेज तो उतरता हुआ शनि दे करके ही जाता है, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अभी की बात करूं तो शनि रेवती में है। रेवती एक सेलिब्रेशन का नक्षत्र है जो किसी कार्य के समापन पर सेलिब्रेशन को दिखाता है। आपके पहले घर में शनि बैठे हुए हैं और रेवती में है। मैंने एस्ट्रोलॉजी अपने पिताजी से सीखी। वो कहते थे जो ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के अनुसार अपना आचार व्यवहार बदल लेता है। रेवती सेलिब्रेशन है। शनि एक सीरियस, प्रैक्टिकल, कठोर, क्रूर ग्रह है ना। तो उसके अनुसार अब जब अपना रूप रंग, अपना आचार व्यवहार बदलेंगे रेवती के अनुसार, तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इमोशनलेस ग्रह सेलिब्रेशन के मूड में होगा, मोड में होगा। 9 अक्टूबर के पहले पहले कोई ऐसा कार्य आपके जीवन में जरूर कंप्लीट होगा, क्योंकि 9 अक्टूबर तक शनि रेवती में है, जिसके कारण आप एक अच्छा खासा महोत्सव अपने घर में मना पाएंगे, अपने जीवन में मना पाएंगे। इस महीने कालसर्प योग है सभी राशियों के लिए, सिर्फ मीन के लिए नहीं, सभी के लिए है। कालसर्प योग का अर्थ समझिए। जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच होते हैं तो उसको हम कालसर्प योग कहते हैं। नाम बड़ा भयावह सा है, पर डरने जैसी कोई बात है नहीं। वास्तव में इतना भयंकर है नहीं। उसका कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव होगा, वो डेफिनेटली श्योर है। कालसर्प योग का अर्थ मैं समझाती हूँ। राहु सिर है ना, और केतु धड़ है। ये 2 नॉड्स हैं आसमान के। स्वर्भानु राक्षस का सिर जब धड़ से अलग कर दिया गया था तो राहु सिर वाला हिस्सा और केतु आपका दूसरा हिस्सा। अब क्या है कि जब ये स्थिति रहेगी तो सिर और धड़ के बीच, राहु और केतु के बीच जब सारे ग्रह होंगे तो राहु और केतु दोनों ही एक राक्षस के 2 पार्ट्स हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स, राक्षसी प्रवृत्तियां, उनका असर बाकी सब ग्रहों पर भी काफी हद तक होगा। अब क्योंकि सभी ग्रहों पर होगा तो हम पर भी होगा। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारे एक्शंस, हमारी एक्टिविटीज, उनमें बहुत हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट, राक्षसी प्रभाव आ जाएगा। छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा आएगा, छोटी छोटी चीजों पर हम लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएंगे।
हर चीज में कमियां देखेंगे और हर चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे। इनफैक्ट जो लोग कभी नेगेटिव चीजों पर जाते नहीं है, इवन वो भी नेगेटिव चीजों पर जाएंगे। इस दौरान ऐसा होगा। लेकिन देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है ना। इसका पर्पज ही ये है कि हम इस स्थिति को जाने और अपने व्यवहार को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। इंटेंशनल एफर्ट करें इस बात के लिए कि नहीं, हमें गुस्सा नहीं होना है, नहीं हमें इस चीज को नेगेटिवली नहीं देखना है, हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सेप्ट करना ही नहीं है। कुछ हद तक तो होगा, पूरी तरह तो हम उसको नलिफाई नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक चीजें हमारे हाथ में है। बृहस्पति की नवम दृष्टि है प्रथम भाव पर। मेरे पिताजी से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो कहते थे कि जो ग्रह का प्लेसमेंट है किसी घर में, जितनी इंपॉर्टेंस उसकी है उससे 100 गुना इंपॉर्टेंट है दृष्टियां। बृहस्पति की नवम दृष्टि तब जब बृहस्पति पुष्य में है। जो शनि रेवती में दिखा रहे हैं सेलिब्रेशन, बृहस्पति नवम में भी वही दिखा रहे हैं। पुष्य नक्षत्र किसी पुराने लगाए हुए पेड़ के फल और फूल जब उस पर पल्लवित होते हैं, जब खिलते हैं, उसको दिखाता है। शनि रेवती में भी वही दिखा रहा है कि कोई पुराना काम जिसमें आप लगे हुए थे, जिसका फल नहीं मिल रहा था, उसका रिजल्ट, उसका फल आपको मिलेगा। तो बृहस्पति की जो नवम दृष्टि, अमृत दृष्टि है, वो उसको और अच्छी तरह कंफर्म कर रही है। दूसरी बात, बृहस्पति की नवम दृष्टि अपने ही राशि पर है। कोई ग्रह जब अपनी राशि को या अपने घर को देखता है तो खुद जो बैठता है जहां, वहां 10% फल, और जहां देखता है वहां 90% फल देता है। तो अब क्या होगा? जो शनि का एक क्रूर प्रभाव है आपके लग्न पर, शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, जीवन पर, उसकी नेगेटिविटी को बहुत हद तक शनि मिटा देगा, दूर कर देगा। बात करें दूसरे घर की, तो यहाँ मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में दूसरे घर में बैठा हुआ है। वृष राशि में जिसमें बैठा है वो उसकी सम राशि है। दूसरा घर कुटुंब है, वाणी है, खान पान है और धन का संचय है। तीसरा घर हमारा पराक्रम है, पराक्रम से धन का संचय, पराक्रम से कुटुंब में कोई शुभ काम, पराक्रम से आप वाणी को कमांड करके, यानी ऊंची आवाज में या गुस्से वाली आवाज में या जबरदस्ती अपनी बातों को मनवा करके कुछ काम पूरे कर पाएंगे। एक चीज जरूर है, क्योंकि मंगल दूसरे घर का स्वामी है और तीसरे घर में बैठा है। तीसरा घर कम्युनिकेशन है। मंगल अग्नि ग्रह है, मंगल क्रोध है। कम्युनिकेशन में क्रोध, वाणी में क्रोध थोड़ा सा रहेगा, उसको संभालिएगा जरूर। वैसे भी शनि की तीसरी दृष्टि है तीसरे भाव पर। शनि की तीसरी दृष्टि कठोर दृष्टि होती है। एक क्रूर ग्रह पर दूसरे क्रूर ग्रह की जब दृष्टि होगी तो ये कोई ट्रूली स्पीकिंग बहुत अच्छी स्थिति है नहीं। तो छोटी यात्राओं में थोड़ा सा संभालिएगा, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा संभालिएगा, किसको कब कहाँ कितना बोलना है उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। वैसे भी काल सर्प योग है और आपके 7.5 है। चौथे घर की बात करें तो मिथुन राशि में यहाँ सूर्य 16 जुलाई तक है। बुध यहाँ वक्री और अस्त 7 जुलाई से आ जाएंगे और 21 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। बुध स्वराशि में है। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। एक बहुत सुंदर स्थिति है। चौथा घर माता, भूमि, भवन, वाहन, पब्लिक एंड पब्लिक डीलिंग। जो लोग राजनीति में है, पब्लिक डीलिंग में है, पेट्रोलियम पदार्थों में है, जमीन के या मकान के ले बेच में, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। किसी बड़े की सलाह से आप बहुत बड़े बड़े काम कर पाएंगे। बुध अस्त है मगर अच्छे रिजल्ट्स देगा। मुझे किसी ने पूछा मैडम अस्त है फिर अच्छे रिजल्ट्स कैसे देगा? तो आप अस्त ग्रहों को समझिए। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो सूर्य की ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसका प्रकाश दूसरे ग्रह को पूरी तरह ऑलमोस्ट ढक लेता है। इसको आप इस तरह समझिए कि बुध की शक्तियां, बुध का डिपार्टमेंट, बुध की मिनिस्ट्री, सब कुछ सूर्य के पास चली जाएगी और सूर्य डिसीजन मेकिंग करेगा बुध के बिहाफ पर। बुध एक बालक ग्रह है, बुध राजकुमार है। जब बालक के डिसीजन एक बुजुर्ग लेगा, बड़ा लेगा, पिता लेगा, राजा लेगा, तो डिसीजन बहुत वाइज होंगे। थोड़े कठोर हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना।
तो आपके बिजनेस में, मातृभूमि पर बड़ों के डिसीजन इस समय बहुत कारगर सिद्ध होंगे और जीवन में कुछ बहुत अच्छा आप इस समय कर पाएंगे। 21 तारीख से जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो बच्चा अपने डिसीजंस खुद लेगा, कि कहेगा पिताजी आप छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, लेकिन सूर्य उसको हृदय में धारण कर लेता है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग सूर्य करता है, विच इज अ गुड थिंग। बात करें 5वें घर की, तो कर्क राशि है। यहाँ पर 16 तारीख से यहाँ सूर्य होंगे, 1 तारीख से 7 तारीख तक बुध है, क्योंकि बुध वक्री उल्टे चल करके चौथे घर में गए 5वें से। एक्चुअली छठे में आना चाहिए था, मगर चौथे में गए। बृहस्पति यहाँ उच्च, उदित, मार्गी, अतिचारी, पुष्य में। 5वें घर में बृहस्पति कारक है, 1, 5, 9 को जोड़ रहे हैं, धर्म त्रिकोण को, और यहाँ बैठकर पूर्ण दृष्टि से आपके प्रथम भाव को यानी राशि को देख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। 5वां घर विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम प्रसंग, हमारा पूर्व जन्म और जीवन का पूर्ण उत्थान। यहाँ जब सूर्य होंगे, बुध होंगे और बृहस्पति होंगे, तो संतान से कोई शुभ समाचार, एजुकेशन के फील्ड में कुछ बहुत गजब आप कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग विवाह में परिणित होंगे, या कोई प्रॉब्लम्स अगर प्रेम प्रसंगों में चल रही थी उनका समाधान निकलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण आप जीवन में इस समय कोई ऐसा कर्म कर पाएंगे, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा काम जो आपके जीवन के पूर्ण उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा, माइलस्टोन होगा। केतु मघा में, छठे घर में, और शुक्र यहाँ 4 तारीख से मघा में आ जाएंगे। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है, और सिंह राशि में केतु के लिए भी ये शत्रु राशि है और शुक्र के लिए भी शत्रु राशि है, लेकिन केतु और शुक्र आपस में मित्र है, ये एक अच्छी बात है। रोग का नाश, ऋण का नाश और शत्रु का नाश होगा, क्योंकि कोई भी क्रूर ग्रह जब छठे घर में होता है तो प्रबल शत्रु हंता होता है। शुक्र का यहाँ आने का अर्थ समझिए। शुक्र प्रेम है, वैभव है, धन है, संपदा है, वैवाहिक जीवन है। केतु मघा में है, पितृ कृपा दिखाता है मघा, शुक्र भी पितृ कृपा दिखाता है। इसका एक एस्पेक्ट तो यह है कि जब केतु शुक्र के साथ होगा, केतु सिजर्स है, सेपरेशन है, केतु विच्छेद है, तो थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन में समरसता बनाए रखिएगा, प्रेम बनाए रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर कुछ बड़े विवाद की संभावना है, ये तो पक्की बात है, लेकिन साथ साथ मघा में हैं दोनों, पितृ कृपा से जो बड़े मसले भी होंगे वैवाहिक जीवन के, धन से रिलेटेड, वैभव से रिलेटेड, संपदा से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो इस समय सुलझ जाएंगे। प्रॉब्लम्स तो होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। केतु कितना भी शुक्र का मित्र हो, लेकिन जिसके साथ बैठता है वहां से सेपरेशन भी दिखाता है। बात करें छठे घर की, 7वें घर की, तो यहाँ कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध अच्छी स्थिति में है, जब 5वें घर में है तब भी, और जब वो चौथे घर में है तब भी अच्छी स्थिति में है। तो वैवाहिक जीवन, जैसे कि मैंने कहा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भी है, लेकिन उनका सॉल्यूशन निकल जाएगा। 7वां घर बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप भी है, तो दोनों का सॉल्यूशन निकलेगा पितृ कृपा से। और किसी बड़े की सलाह आपके बिजनेस में, लाइफ पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में इस समय काम आएगी। सरकार का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, बॉस का सपोर्ट मिलेगा। 8वें घर की बात करें तो यहाँ तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र छठे घर में है। ये विपरीत राजयोग की स्थिति है। छठे का स्वामी 8वें में, या 8वें का स्वामी जब छठे में होता है तो एक विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। 8वां घर ऐसा धन है जो हमने कमाया नहीं है, सडन गेन्स को दिखाता है। सट्टा, लॉटरी, जुआ, गिफ्ट्स, अदृश्य धन, अदृश्य ज्ञान जो पर्दे के पीछे है, या ससुराल से मिलने वाला धन। तो जब छठे घर में 8वें घर का स्वामी बैठा है तो कोर्ट कचहरी से लाभ, ससुराल से लाभ, अचानक ऐसे धन की प्राप्ति जो कि शत्रु विजय को दिखाता है, या जहां आपको एक्सपेक्टेड नहीं था वहां से धन। छठा घर नौकरी को भी दिखाता है, नौकरी से कोई पुराना धन रुका हुआ जो था उसके मिलने की संभावना है। बात करें 9वें घर की तो वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल
तीसरे घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है और बृहस्पति की यहाँ 5वीं दृष्टि है। मेहनत से भाग्योदय और पुष्य में बृहस्पति है। जो मेहनत आपने की थी उसके रिजल्ट्स में इस समय भाग्य बहुत साथ देगा। मेरे पिताजी कहते थे कि जब कोई एक ग्रह कुंडली में किसी एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, बाकी ग्रह भी 100% वही इशारा कर रहे होंगे। शनि रेवती में वही दिखा रहा है, बृहस्पति की दृष्टि वही दिखा रही है, बृहस्पति पंचम में वही दिखा रहा है और नवम भाग्य भाव भी वही दिखा रहा है कि कोई पुराना काम, बहुत लॉन्ग अवेटेड कोई प्रोजेक्ट जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी वो अब फलीभूत होगा, उसमें भाग्य साथ देगा। मेहनत तो ऑफकोर्स आपकी होगी। बात करें दशम भाव की तो दशम भाव कर्म स्थान है। यहाँ का स्वामी बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, कर्म स्थान पर कोई बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट। शनि की दशम दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है। इतनी सारी दृष्टियां आपके कर्म स्थान पर है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यू विल बी विनर। सफलता आपकी होगी, जीत आपकी होगी, लाभ आपका होगा। कोई बहुत बड़ा बदलाव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, लेकिन होगा स्ट्रगल के बाद, इजीली तो नहीं मिलेगा। पहले संघर्ष, और संघर्ष के बाद विजय को दशम भाव कर्म स्थान दिखाता है। 11वें घर की बात करें तो यहाँ मकर राशि है जिसका स्वामी शनि प्रथम भाव में बैठा है। लाभ और इच्छा पूर्ति का स्वामी प्रथम भाव में, अपनी मेहनत से ही लाभ और इच्छा पूर्ति। यहाँ दृष्टियां हैं सूर्य की, बुध की और बृहस्पति की। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि अपने कारक भाव पर, 11वां भाव बृहस्पति का कारक भाव है। कारक भाव पर जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, जहां बैठते हैं वहां 10% फल, जहां देखते हैं, खासतौर से 7वीं दृष्टि हर ग्रह की पूर्ण दृष्टि होती है, एकदम सामने है। जबरदस्त लाभ, जबरदस्त इच्छा पूर्ति, जो आप बहुत समय से सोच रहे थे उसके फल, क्योंकि कर्क में उच्च के हैं, पुष्य नक्षत्र में है बृहस्पति इस समय, तो बहुत अच्छे लाभ और बहुत अच्छा फल। वो आपके धन से रिलेटेड हो सकता है, संतान से रिलेटेड हो सकता है, कर्म स्थान से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, जिससे भी रिलेटेड है। जो आप कल्पना कर रहे थे काश ऐसा हो जाए, वो इस समय फलीभूत होगा। बात करें 12वें घर की तो राहु धनिष्ठा में जा रहा है शतभिषा को छोड़कर। 12वें घर में राहु, 12वें घर का राहु पहली बात तो बाहर लेकर के जाता है, 12वां घर विदेश है। इस समय बहुत सारे लोग, जब तक राहु 12वें घर में है, अब्रॉड मूव करेंगे, अपने वर्क प्लेस, अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जाएंगे। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। राहु जब धनिष्ठा में जाएगा शतभिषा को छोड़कर तो उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। धनिष्ठा धन को दिखाता है, अचीवमेंट्स को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, एनर्जी शेयरिंग को दिखाता है। तो क्या होगा कि मंगल के नक्षत्र में जब राहु आएगा तो थोड़ा सा क्रोध तो आएगा। जो चीजें अभी तक प्रेम से राहु मनवा नहीं पा रहा था ना, उनको राहु जनरली बल का प्रयोग नहीं करता, बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन इस समय आप बल का प्रयोग भी करेंगे। धनिष्ठा का राहु फोर्सफुली चीजों को अपने फेवर में कराएगा। आप बड़े पॉलिटिशियंस के कॉन्टेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ताकत को किसी भी रूप में, धन के रूप में, सिफारिश के रूप में, कॉन्टेक्ट्स के रूप में, डंडे के रूप में, किसी भी रूप में। लेकिन विदेशी लोगों से, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से, मल्टीनेशनल कंपनीज से, कोर्ट कचहरी में, अस्पताल में, अनाथ आश्रम में, क्योंकि 12वां घर इन सबको रिप्रेजेंट करता है, खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। जब राहु धनिष्ठा में जाएगा, धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है और मंगल ब्लड है, ब्लड का खर्चा, तो जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध की स्थिति को भी दिखाता है ये। जो मैंने आधा घंटे का लेक्चर दिया उसका पर्पस ये है कि जब ऐसी स्थिति आए तो अपने दिमाग पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि युद्ध की स्थिति ना आए, और अगर आ भी जाए तो हम डिप्लोमेटिकली, वाणी से, मधुरता से उसको संभाल लें। यह है मेरी प्रेडिक्शंस जुलाई महीने के लिए, मीन राशि के लिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। राहु के लिए सबसे पहले तो कपूर रखिए अपने घर में,
दूसरी बात यह है कि जो लोअर क्लास हैं आपके, उनको डोनेशंस दीजिए। दूसरी बात है, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड जरूर कीजिए। मंगल वैसे भी तीसरे घर में बैठ करके भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो हनुमान चालीसा आपको उसमें भी हेल्प करेगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं बहुत रिसर्च करके वीडियोस बनाती हूँ। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप पर एप्लीकेबल है नहीं है, कितना एप्लीकेबल है कितना एप्लीकेबल नहीं है, लिखिए ज़रूर, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए रिसर्च रिसर्च का काम करते हैं। मुझे पता लगता है मेरी कैलकुलेशंस कितनी सही कितनी गलत। मैं बचपन से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ, आज भी पढ़ती हूँ। ये एक विशाल समुद्र है, इसको पूरी तरह जानने के लिए तो कई जन्म भी कम है। एक जन्म में तो कोई भी नहीं इसका पूर्ण ज्ञाता हो सकता है, कम से कम मैं नहीं हूँ। जितना जो लघु ज्ञान मेरे पास है, जितना मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, या पिताजी ने जो कुछ सिखाया है, या मेरी अपनी रिसर्च जो है, वो अपने लघु ज्ञान के अनुसार आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। कितना सही कितना गलत, इसका निर्णय आपके हाथ। तो जैसा भी लगता है बताइए ज़रूर, मुझे मदद मिलेगी मेरा अगला वीडियो बनाने में, और ये जानने में कि मेरी कैलकुलेशंस कितनी सही थी कितनी गलत थी, ताकि अगले वीडियो में मैं उन गलतियों को सुधार सकूं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।